तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमने फिर से डीपी का पीवाईक्यू लाया हूँ, जिसमें से 30 प्रश्न लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर पिछले का क्लास नहीं देखा है, उसमें मैंने 1 दिसंबर 2018 का यानी कि दिसंबर 2018 का पीवाईक्यू करवाया था। सभी प्रश्न करवाए थे, सीडीपी, ईवीएस और मैथ का भी करवाया था, लेकिन भाषा को नहीं करवा पाया दोस्तों। अब मैंने दिसंबर 2019 का प्रश्न लाया हूँ। दिसंबर 2019 का प्रश्न लाया हूँ दोस्तों, और इसमें भी मैं तीनों चीज़ करवाऊँगा। सीडीपी करवाऊँगा, उसके बाद ईवीएस भी करवाऊँगा और मैथ करवाऊँगा। सीडीपी, ईवीएस और मैथ करवाऊँगा इसमें, ठीक। तो आज मैथ का क्लास सीडीपी का होने वाला है, तो आज आप लोग पूरा का पूरा क्लास देखिएगा सीडीपी का। अगर आप लोग ने दिसंबर 2018 का अगर सवाल सब नहीं देखे हैं, यानी पीवाईक्यू नहीं किए हैं, तो आप लोग ज़रूर जाकर पहले दिसंबर 2018 का सवाल को लगाइएगा और करिएगा, और बताइएगा कमेंट में कि आपको कितना, यानी कि 30 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिसंबर 2019 का सीडीपी का पीवाईक्यू, ठीक। तो आज प्रश्न कहता है कि थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो प्रश्न कहता है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। यानी कि भाषा का अर्जन करना और भाषा का विकास होना, यानी भाषा का अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील सेंसिटिव अवधि कौन सी है। तो जन्म से पूर्व की अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो जन्म से पूर्व यानी कि जब बच्चा जन्म लिया ही नहीं है, तो ये अवधि में तो नहीं होगा दोस्तों। प्रारंभिक बाल्यावस्था में होगा, ठीक। और मध्य बाल्यावस्था में भी नहीं होगा और किशोरावस्था में भी नहीं होगा। तो चलिए अब सवाल नंबर दूसरा पर चलते हैं। दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की एक अवस्था है। कौन सा एक अवस्था है। तो दोस्तों, इनमें से जो एक अवस्था है वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। यही इसका क्या है, एक अवस्था है, ठीक। चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 3 पर। सवाल नंबर 3 कहता है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, जब शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान देता है तो जेंडर पक्षपात कर रहा है, ठीक। चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 4 पर। 4 कहता है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुपात को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। यानी कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना है, ठीक। तो ये सब चीज़ को कम करने के लिए कौन सा पद्धति जो होगा वो सबसे प्रभावशाली होगा। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, बिल्कुल। अगर जेंडर पक्षपात के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो बच्चों को रूढ़िवादिता और उसके जेंडर भूमिका को जो अनुरूपता है उसको कम करने में हमको आसानी होगा। और जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना है, महत्व नहीं देना है दोस्तों, ठीक। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, पृथक खेल समूह नहीं बनाना है दोस्तों। जेंडर का जितना भी जेंडर है, सब जेंडर को एक साथ मिलाकर उसको खेल खिलवाना है, ठीक। हर एक जेंडर को शामिल करना है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये भी नहीं करना है दोस्त। तो सही सवाल क्या होगा, सही प्रश्न आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 1 होगा 4 का। चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 5 पर। पांचवा सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। यानी कौन सा वैज्ञानिक है जो बच्चों को ज्ञान के सक्रिय एक्टिव जिज्ञासु माना, ठीक, रूप में देखता है, ठीक। उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं
के प्रभाव को महत्व देता है। यानी जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक आ गया दोस्तों, तो क्या होगा, लेव वाइगोत्स्की होगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं छठा पर। छठा क्या कहता है, 6वां नंबर का सवाल कहता है, 6वां नंबर का सवाल कहता है कि जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गहरे रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। यानी जो जो नजमा है, 5 साल का जो छोटी बच्ची नजमा है, वो क्या कह रही है, वो कह रही है, वो खुद से बातें कर रही है, और खुद से बातें कर रही है, और एक क्या ढूंढ रही है, नीला टुकड़ा ढूंढ रही है। ठीक, और गहरे रंग वाला कुछ ढूंढ रही है। ठीक, और जूता पूरा बन जाएगा, यानी जूता बनाने के लिए कुछ कुछ वो ढूंढ रही है, और स्वयं से बात भी कर रही है। ठीक, तो यह वायुगोत्स्की किस तरह से संबंधित करते हैं, यानी इस प्रकार का वार्ता जो है, इस प्रकार से बोलने की वार्ता जो है, इस पर वायुगोत्स्की जो संबोधित करता है, किस चीज़ को संबोधित करता है, तो दोस्तों यह होगा जोर से बोलना। ठीक, सॉरी, यह क्या होगा दोस्त, जोर से नहीं बोलना होगा, यह होगा व्यक्तिगत वार्ता। क्या होगा, व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि जो नजमा है वो अपने आप से बोल रही है ना, अपने आप में बोलती है और काम करती है, अपने आप में बोलती है और काम करती है, बोल बोल के करती है, तो इस क्या क्या होगा दोस्तों, व्यक्तिगत वार्ता होगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 7वां पर। 7वां कहता है, 7वां सवाल नंबर कहता है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा ये सब का क्या होगा, कि संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये सब क्या है, स्कैफोल्डिंग है दोस्तों, स्कैफोल्डिंग के तरफ आता है, या पार, ढांचा, मचान, ठीक, आलम्बन, ये सब चीज़ जो आता है, ये सब किस में आता है, सहयोग देना, संकेत देना, स्कैफोल्डिंग में आता है। ठीक दोस्तों, चलिए अब सवाल नंबर 8वां पर चलते हैं। 8वां क्या कहता है, 8वां सवाल नंबर कहता है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो इनमें से बोल रहा है कौन सा व्यवहार जो है वो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर है। ठीक, तो दोस्तों इसका सही सवाल होगा संरक्षण और कक्षा समावेशन। यानी कि मूर्त अवस्था में जो बच्चा होता है वो संरक्षण करना जान लेता है। यानी कि जब दो जैसे 2 गिलास में पानी है और कोई एक लंबा गिलास है, ठीक, और एक गिलास पानी है, ठीक, अगर इस पानी को इसमें भी उडेर दें और इसमें ज़्यादा बन जाएगा, तो यहाँ बच्चा संरक्षण कर लेता है कि पानी दोनों में बराबर ही है। यानी कि जब बच्चा संरक्षण करना सीख लेता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 9 पर। 9 सवाल नंबर कहता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो संज्ञानात्मक विकास में कौन सा आता है दोस्तों, स्कीमा आता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्कीमा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 10 पर। 10 नंबर का सवाल कहता है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। यानी जो बच्चा का ऑब्जर्वेशन होता है, आकलन होता है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, नहीं दोस्तों, श्रेणी निश्चित नहीं करना चाहिए। ठीक, तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, बिल्कुल बच्चा का जो मिसकंसेप्शन है उसको समझना है। ठीक, और उसका जो अवधारणा है उसको जानना है। ठीक, यही सब इसका सही होगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 11 पर। 11 क्या कहता है, 11 सवाल नंबर कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। यानी कि बुद्धि के बारे में कौन सा बात सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, नहीं दोस्तों, बुद्धि निश्चित योग्यता नहीं है। ठीक, चलिए अब फिर दूसरा ऑप्शन कहता है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, बुद्धि को सटीकता से नहीं मापा जा सकता। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक विशेषक है। तो बुद्धि क्या है दोस्तों, एकात्मक कारक और एक विशेषक है। नहीं, बुद्धि एकात्मक नहीं है, बुद्धि बहुआयामी होता है, बहुदिशात्मक होता है, तो ये भी नहीं होगा। और 4वां ऑप्शन कहता है, बुद्धि बहुआयामी है। ठीक दोस्तों, बुद्धि क्या है, बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों,
चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 12 पर। 12 क्या कहता है? 12 नंबर सवाल कहता है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? यानी जो रूही है वो एक समस्या का अनेक समाधान ढूंढती है, अनेक समाधान सोचती है, और इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, अच्छे होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक, अभिसारिक, अभिसारिक विचारक, अन्नमय विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक। तो रूही कौन सा कर रही है दोस्तों? सृजनात्मक, अनेक अनेक तरह का समाधान ढूंढ रही है, तो सृजनात्मक होगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 12 पर। 13 पर क्या कहता है? सवाल नंबर 13 कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक, तो क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों का जो सहभागिता है उसमें सुधार करने के लिए अपने नए नए तरीकों का ढूंढना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 14 पर। 14 क्या कहता है? सवाल नंबर 14 कहता है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 15 पर। 15 क्या कहता है? सवाल नंबर 15 कहता है, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? यानी पढ़ने का जो वैकल्य है जिसको डिस्लेक्सिया कहते हैं, तो बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? इसका लक्षण क्या है? तो न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा धारा प्रवाह पढ़ने की क्या होगा? अक्षमता होगा। धारा प्रभाव से बच्चा, जो डिस्लेक्सिया बच्चा होगा वो धारा प्रभाव से नहीं पढ़ पाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 16 पर चलते हैं। 16 क्या कहता है? 16 कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में तो 16 नंबर सवाल कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है दोस्तों? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा 3। अब चलिए 17वां सवाल पर चलते हैं। 17वां सवाल क्या कहता है? 17वां सवाल कहता है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? प्राथमिक रूप से है, तो क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्या है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है संरचनावादी ढांचे। ठीक, चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 18 पर। 18 क्या कहता है? 18 कहता है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनाभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी बच्चा का अलग अलग क्या है? सहजनाभूत या मिसकंसेप्शन है, तो इसके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए? नहीं दोस्तों, अनदेखा नहीं करना चाहिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए? नहीं करना चाहिए दंडित। उसके बाद बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 19 पर। 19 क्या कहता है? 19 कहता है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं,
नहीं होगा दोस्तों। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, तो क्या होगा दोस्तों, बच्चों का अनुभव, जो भी बच्चों का अनुभव है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको प्रमुखता देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चलिए अब सवाल नंबर 20 पर चलते हैं। 20 क्या कहता है? 20 कहता है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, पूर्णतः अलग नहीं, अलग नहीं है दोस्तों, स्वतंत्र भी नहीं है, सन्निहित सन्निहित होगा, संबंधित नहीं है, ये बात गलत है, सन्निहित होगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 21 पर। 21 क्या कहता है? सवाल नंबर 21 कहता है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन है, यानी अधिगम पुनरुत्पादन है एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो दोस्तों राइट आंसर 4 होगा। अधिगम जो है विनियोजन है, और विनियोजन के द्वारा की संरचना की क्या है? एक प्रक्रिया है। सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की क्या है? एक प्रक्रिया है। चलिए अब सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 22 पर। 22 क्या कहता है? 22 नंबर का सवाल कहता है 22 नंबर का सवाल कहता है विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है? तो क्या परिणाम है दोस्तों कि उदाहरण और गैर उदाहरण देने का विद्यार्थियों के ऊपर क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा दोस्तों? तो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह दोस्तों जो भी उसका अवधारणा है उसको परिवर्तन करने के लिए, ये एक प्रोत्साहित करने के लिए यह क्या है? प्रभावशाली तरीका है। चलिए अब सवाल नंबर 23 पर चलते हैं। 23 क्या कहता है? सवाल नंबर 23 कहता है दोस्तों बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बोलिए दोस्तों क्या करेगा? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो दोस्तों अगर हम लगातार ऐसा करेंगे, दंड देंगे, पुरस्कार देंगे, तो बच्चों का क्या होगा दोस्तों? अभिरुचि और उसका जिज्ञासा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 24 पर। 24 क्या कहता है? सवाल नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर होगा सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। हमको निरंतर मूल्यांकन करना है, लेकिन तुलनात्मक नहीं करना है, तो गलत हो जाएगा। शारीरिक दंड भी नहीं देना है। तो 2 और 3 कहाँ है दोस्तों? तो 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 25 पर। 25 क्या कहता है? 25 कहता है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो जटिल जो अवधारणा है, जटिल मिसकंसेप्शन जो है बच्चों का, उसकी समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास करके, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो दोस्तों अन्वेषण करेगा, परिचर्चा करेगा उस पर, और उसको अवसर उपलब्ध करके क्या हो जाएगा? उसका जो भी अवधारणा है उसको समझ जाएगा, सहज कर देगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 26 पर। 26 क्या कहता है? सवाल नंबर 26 कहता है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है दोस्तों? किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ठीक, तो इस तरह से बच्चों को क्या करेगा? प्रोत्साहित कर देगा। ठीक, कर सकती है। चलिए अब सवाल नंबर 27 पर चलते हैं। 27 क्या कहता है? सवाल नंबर 27 कहता है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा?
देखिए यहाँ किशोर अवस्था में होता है लेकिन वयस्कता में नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। मध्य बाल अवस्था में तो नहीं होता है दोस्तों। प्रारंभिक बाल एवं मध्य बाल अवस्था में भी नहीं होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था में राइट आंसर इसका होगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 28 पर चलते हैं। 28 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है दोस्तों, तो कौन सा इस विकास का सिद्धांत नहीं। विकास जीवन प्रयत्न होता है, तो ये बात सही है। विकास परिवर्ती होता है, तो ये भी बात सही है, विकास को बदल सकते हैं। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बात सही है। विकास सार्वभौमिक है, तो दोस्तों विकास सार्वभौमिक नहीं है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते हैं, प्रभावित करते हैं दोस्तों, तो ये बात गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर नेगेटिव का ये सही होगा। ठीक, चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 29 पर चलते हैं। 29 क्या कहता है, सवाल नंबर 29 कहता है व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया ही होगा दोस्तों। ठीक, इसका 29 का राइट आंसर होगा डी यानी 4। चलिए अब सवाल नंबर 30 पर चलते हैं और लास्ट सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो कौन सा है दोस्तों, जहाँ भी परिवार आएगा, परिवार पास पड़ोस आएगा वो तो नहीं होगा दोस्तों। परिवार मीडिया ये भी नहीं होगा। विद्यालय एवं मीडिया ये राइट आंसर है। ठीक, चलिए दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहले जो सब क्लास नहीं किए हैं तो सब क्लास ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।